हेलो स्टूडेंट्स, लर्न बीएसटी चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। पिछली वीडियो में हमने संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के संबंध में पढ़ा था। इस वीडियो में हम साझेदारी के संबंध में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साझेदारी क्या है। साझेदारी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो ऐसा व्यवसाय साझेदारी व्यवसाय कहलाता है। ऐसे व्यवसाय को करने के लिए वो एक प्रकार का अनुबंध करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, जिसके तहत वो अपनी समस्त क्रियाओं को संचालित करते हैं। साझेदारी के अंतर्गत ऐसे व्यवसाय जिसमें अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है एकल स्वामित्व की अपेक्षा, तो ऐसे व्यवसाय जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार के कौशलों की आवश्यकता होती है और जोखिमों को बांटने की आवश्यकता होती है, तो ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो व्यवसाय किया जाता है वो साझेदारी व्यवसाय कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे साझेदारी व्यवसाय के लक्षण या विशेषताएं। साझेदारी व्यवसाय की स्थापना, पहला लक्षण है स्थापना। ऐसे व्यवसाय की स्थापना का जो स्वरूप है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में जो नियम और कानून दिए गए हैं उसके अनुसार शासित किया जाता है और समझौते के तहत ये अस्तित्व में आता है, जिसमें साझेदारों के मध्य संबंधों, लाभ और हानि को बांटने और व्यवसाय के संचालन के तरीकों को निश्चित किया जाता है। यानी समझौते के अंतर्गत ये निर्धारित किया जाता है कि साझेदारों में किस प्रकार का संबंध रहेगा, लाभ कितनी मात्रा में मिलेगा, हानि का अंश क्या रहेगा और व्यवसाय किस प्रकार संचालित किया जाएगा, ये सभी उसमें निश्चित किया जाता है। विशेष बात कि व्यवसाय कैसा होना चाहिए, वैधानिक। यदि अवैधानिक व्यवसाय है और ऐसे अवैधानिक उद्देश्य के तहत किसी व्यवसाय को किया जाता है, चाहे वो कुछ लोग मिलकर, दो या दो से अधिक लोग मिलकर ही क्यों नहीं करें, तो ऐसा व्यवसाय साझेदारी नहीं कहलाएगा। तो उद्देश्य होना चाहिए वैधानिक और साथ ही साथ लाभ कमाने का उद्देश्य भी होना चाहिए। कोई भी दो व्यक्ति अगर धर्मार्थ कार्य के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं तो ऐसा कार्य साझेदारी नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है इसका देयता यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी। फर्म के साझेदारों का दायित्व होता है असीमित, यानी यदि व्यवसाय की संपत्तियां किसी भी ऋण को चुकाने के लिए अपर्याप्त हैं तो ऐसे ऋणों को चुकाने के लिए साझेदारों को अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों का उपयोग करना होगा। यानी वो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति जैसे किसी भी प्रकार का जेवर है, व्हीकल है, मकान है या कोई भी प्रॉपर्टी है, उसको बेचकर उस ऋण को चुकाएंगे। तो इसीलिए इनकी दायित्व क्या रहता है, असीमित। प्रत्येक साझेदार ऋणों को चुकाने के लिए व्यक्तिगत रूप से भी और संयुक्त रूप से भी उत्तरदायी होते हैं। संयुक्त रूप से प्रत्येक साझेदार ऋण के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते हैं और प्रत्येक व्यवसाय में जितना उनका हिस्सा होता है उस हिस्से के अनुपात में योगदान करते हैं और उसी सीमा तक देनदार भी होते हैं। व्यवसाय की देनदारी का भुगतान करने के लिए उस साझेदार को व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, लेकिन कब, जब सभी साझेदारों के पास पूंजी का अभाव और किसी एक साझेदार के पास पूंजी अधिक मात्रा में, धन अधिक मात्रा में हो, तो ऐसी स्थिति में वह साझेदार व्यक्तिगत रूप से सभी की ओर से ऋणों का भुगतान करेगा और एक निश्चित समय के पश्चात वह अपने सभी साझेदारों से अपने हिस्से की, यानी उनके हिस्से की जो उसने देनदारी चुकाई, उस देनदारी की राशि को वसूल भी कर सकता है। नेक्स्ट है जोखिम वहन करना। व्यवसाय को एक टीम के रूप में चलाने से उत्पन्न जो भी जोखिम होती है, लाभ हो चाहे हानि हो, उसे वो सभी साझेदार वहन करते हैं, यानी सभी को प्राप्त होती है। इसके प्रतिफल के रूप में उन्हें लाभ प्राप्त होता है, तो वो जो भी अनुपात तय करते हैं उस तय अनुपात में लाभ को भी बांट लेते हैं और यदि हानि होती है तो हानि को भी उस तय अनुपात में बांट लिया जाता है। नेक्स्ट है निर्णय लेना एवं नियंत्रण। साझेदार आपस में मिलजुल कर दिन प्रतिदिन के कार्यों के संबंध में निर्णय लेते हैं और नियंत्रण करने का उत्तरदायित्व भी निभाते हैं।
निर्णय उनकी सभी की आपसी राय से लिए जाते हैं। अतः साझेदारी फर्म के कार्यों के प्रबंध में उन सभी का क्या रहता है? योगदान। नेक्स्ट है निरंतरता। साझेदारी में व्यवसाय की निरंतरता का अभाव रहता है। क्यों? क्योंकि यदि किसी भी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, अवकाश ग्रहण कर लेता है, दिवालिया हो जाता है या फिर पागल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह साझेदारी क्या हो जाती है? समाप्त। और फिर नए सिरे से साझेदारी समझौता बनाया जाता है, जो शेष सभी साझेदार उस नए समझौते के अनुसार अपने व्यवसाय को संचालित करते हैं। नेक्स्ट है सदस्यता। किसी भी साझेदारी को प्रारंभ करने के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार किसी भी साझेदारी फर्म में साझेदारों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 100 तक हो सकती है। मिनिमम 2, अधिकतम 100। लेकिन कंपनी विविध नियम 2014 के नियम नंबर 10 के अनुसार वर्तमान में किसी भी साझेदारी संगठन में अधिकतम संख्या रहती है 50, यानी इससे 50 से अधिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एजेंसी संबंध। साझेदारी की परिभाषा इस बात को भी रेखांकित करती है कि इसमें व्यवसाय को सभी साझेदार मिलकर चलाते हैं या सभी की ओर से कोई एक साझेदार भी चला सकता है। अर्थात प्रत्येक साझेदार एजेंट भी है तो स्वामी या मालिक भी है। चूंकि वो एक दूसरे के कार्यों के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसे में वो क्या बन गए? एजेंट। और उसके कार्यों से अन्य साझेदार बाउंड होते हैं, आबद्ध हो जाते हैं। प्रत्येक साझेदार स्वामी भी है और दूसरे साझेदार के कार्यों से आबद्ध भी है, यानी जुड़ा हुआ भी है। नेक्स्ट है साझेदारी के गुण। ये हम पढ़ रहे थे, लक्षण या विशेषताएं। गुण जिनको हम लाभ भी कहते हैं, समझिए। सबसे पहला है स्थापना एवं समापन सरल। एक साझेदारी फर्म को संभावित साझेदारों के बीच में समझौते के द्वारा सरलता से बनाया जा सकता है, जिसके अनुसार वो व्यवसाय को चलाते हैं, जोखिमों को बांटते हैं। फर्म का पंजीकरण हो यह अनिवार्य नहीं है, इसीलिए इसको बंद करना भी क्या है? आसान है। तो इसको स्थापित करना भी आसान है, क्योंकि एक समझौते के द्वारा ही इसको स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है संतुलित निर्णय। साझेदारी अपनी अपनी, यानी सभी साझेदार अपनी अपनी विशेषता के अनुसार अलग अलग कार्यों को देख सकते हैं। कोई अकाउंट्स का कार्य कर सकता है, कोई मार्केटिंग का, कोई फाइनेंस का, जो भी उनमें विशेष योग्यता होती है उसके अनुसार। एक व्यक्ति विभिन्न कार्यों को करने के लिए बंधा हुआ नहीं होता और इससे निर्णय लेने में गलतियां भी नहीं होती, क्योंकि निर्णय लिए जाते हैं सबके द्वारा मिलजुल कर। परिणाम स्वरूप निर्णय कैसे रहते हैं? संतुलित, क्योंकि सभी के द्वारा मिलजुल कर डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट है अधिक कोष। साझेदारी में पूंजी कई साझेदारों द्वारा लगाई जाती है, इसीलिए एकल स्वामित्व की तुलना में इसमें अधिक धन जुटाया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त व्यावसायिक कार्य भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है जोखिमों को बांटना। साझेदारी व्यवसाय को चलाने में निहित जोखिमों को सभी साझेदार बांट सकते हैं, लाभ और हानि सभी मिलजुल कर बांटते हैं। इससे एक अकेले साझेदार पर पड़ने वाला बोझ या तनाव या दबाव क्या हो जाता है? कम, क्योंकि सभी मिलजुल कर उस रिस्क को उठाते हैं। हानि हुई तो एकल स्वामित्व में तो अकेला उठाएगा, मगर साझेदारी में वो सब मिलकर उस हानि को वहन करेंगे, तो हानि का जो हिस्सा है सभी में उनके द्वारा तय अनुपात में बढ़ जाएगा। परिणाम स्वरूप उनके पर बोझ भी कम पड़ा, तनाव भी कम हुआ और दबाव भी कम हुआ। नेक्स्ट है गोपनीयता यानी सीक्रेसी। एक साझेदारी फर्म के लिए अपने खातों को प्रकाशित करना और
उनका ब्यौरा देना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है, यानी आवश्यकता नहीं कि वो अपने खातों को प्रकाशित करे या उसकी जानकारी किसी को प्रदान करे। इसलिए व्यावसायिक कार्यों के संबंध में जो भी सीक्रेसी होती है उस व्यवसाय को चलाने के संबंध में वो सभी क्या रहती है, सारी सूचनाएं गुप्त रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी सीमाएं या दोष। यदि फर्म की देनदारी को चुकाने के लिए व्यवसाय की संपत्तियां पर्याप्त नहीं हैं, जैसा कि हमने बताया था कि ऐसी स्थिति में साझेदार अपनी निजी संपत्तियों को बेचकर उस देनदारी को चुकाएंगे, तो साझेदार इसका भुगतान अपने निजी स्रोतों से करेंगे, जैसे अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर, अपने व्हीकल को बेचकर, अपने किसी जेवर को बेचकर, जो भी उसके पास स्थायी संपत्ति है। साझेदारों के दायित्व संयुक्त भी होते हैं, पृथक भी होते हैं, मिलजुल कर भी दायित्व को वहन कर सकते हैं और उन सबकी ओर से कोई एक भी कह सकता है। इसीलिए उन साझेदारों के लिए अनुचित होता है जिनके पास अधिक मात्रा में व्यक्तिगत धन होता है और यदि अन्य साझेदार का ऋण का भुगतान करने में वो क्या करते हैं, असमर्थ होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका भुगतान कौन करता है, वह धनी साझेदार। नेक्स्ट है सीमित साधन। साझेदारों की संख्या होती है सीमित, इसीलिए अगर वो चाहते हैं कि बहुत बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए पूंजी बहुत सारी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उस बड़े व्यवसाय के लिए उनके पास पूंजी क्या होती है, अपर्याप्त। परिणाम स्वरूप साझेदारी फर्म का एक निश्चित आकार ही हो पाता है, उससे अधिक वो विस्तार नहीं कर पाती। नेक्स्ट है परस्पर विरोध की संभावना। साझेदारी का संचालन व्यक्तियों का एक समूह करता है, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति करते हैं। इनमें निर्णय लेने का अधिकार भी क्या कर दिया जाता है, बांट जाता है। जैसे कार्य बांट दिए जाते हैं ना, वैसे निर्णय का अधिकार भी उन कार्यों के संबंध में बांट दिया जाता है। कुछ मामलों में यदि आपस में किसी भी प्रकार का क्या होता है, मतभेद, यानी किसी भी मत से सब लोग मिलकर सहमत नहीं होते, तो इससे साझेदारों के बीच में क्या हो जाता है, झगड़ा या विवाद। इसी प्रकार से एक साझेदार के निर्णय से चूंकि दूसरा साझेदार बंधा हुआ होता है और इस प्रकार से किसी एक का अगर अनुचित निर्णय होता है तो उस अनुचित निर्णय के कारण दूसरों के लिए वित्तीय बर्बादी हो जाती है। यदि कोई साझेदार फर्म को छोड़ना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, पहले साझेदारी को समाप्त करना होगा, और क्योंकि वह अपने स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं कर सकता और वो साझेदारी क्या हो जाती है, समाप्त, और एक नए सिरे से साझेदारी समझौता बनता है। नेक्स्ट है निरंतरता की कमी। यदि कोई भी साझेदार, यानी किसी भी एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है, दिवालिया हो जाता है, अवकाश ग्रहण कर लेता है या पागल हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में साझेदारी क्या हो जाती है, समाप्त, और इसे सभी की सहमति से कभी भी समाप्त भी किया जा सकता है। इसलिए इसमें स्थायित्व का और निरंतरता का क्या रहता है, अभाव। नेक्स्ट है जनसाधारण के विश्वास की कमी। साझेदारी फर्म के लिए इसकी वित्तीय सूचनाओं और अन्य जो भी उस व्यवसाय से संबंधित जानकारी है उसका प्रकाशन करना और उसे उजागर करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। इसीलिए जनसाधारण के लिए उस फर्म की वित्तीय स्थिति को जानना कठिन होता है। परिणाम स्वरूप जनता का उस पर विश्वास भी क्या होता है, कम, की कोई आसानी से उन्हें पैसा नहीं देता। अब हम पढ़ेंगे साझेदारों के प्रकार। इस चैप्टर में हम साझेदारों के प्रकार और साझेदारी के प्रकार दोनों पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं साझेदारों के प्रकार इन टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। इसके लिए कभी कंफ्यूज ना होना, अगर साझेदारों के प्रकार हैं तो अच्छे से आप देखना कि साझेदारों के पूछा गया है साझेदारी के, और उसके अनुसार ही सोच समझ करके आंसर देना। सबसे पहले हैं सक्रिय साझेदार। एक ऐसा साझेदार जो फर्म में पूंजी लगाता है। फर्म के लेनदारों के प्रति उसका दायित्व होता है असीमित, लाभ हानि में हिस्सेदार होता है और व्यवसाय का संचालन में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो ऐसा साझेदार कहलाएगा सक्रिय साझेदार, जिसको एक्टिव पार्टनर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है सुप्त अथवा निष्क्रिय डीएक्टिव। ठीक है, तो सुप्त या निष्क्रिय अर्थात डीएक्टिव पार्टनर, जो पार्टनर यानी जो साझेदार व्यवस्था के दिन प्रतिदिन के कार्यों में भाग नहीं लेता, पूंजी लगाता है, लाभ हानि में हिस्सेदार भी होता है
उसका व्यवसाय में दायित्व भी असीमित होता है, तो ऐसा साझेदार कहलाएगा निष्क्रिय साझेदार। नेक्स्ट है गुप्त या सीक्रेट साझेदार। वह साझेदार जिसके फर्म से संबंध को साधारण जनता नहीं जानती। इस विशिष्टता को छोड़कर सभी मामलों में अन्य साझेदारों के समान होता है, यानी पूंजी भी लगाता है, लाभ हानि में हिस्सेदार भी होता है और दायित्व भी क्या होता है, असीमित। तो ऐसा साझेदार कैसा कहलाता है, गुप्त साझेदार। यानी लोगों को पता नहीं होता कि यह इस व्यवसाय में क्या है, पार्टनर है। पूंजी लगा रहा है, लाभ हानि में सब बांट रहा है, लेनदारों के प्रति दायित्व भी असीमित है, मगर लोग नहीं जानते। नेक्स्ट है नाम मात्र का साझेदार। वह साझेदार जिसके नाम का प्रयोग फर्म करती है। आपने देखा होगा कई विशिष्ट व्यक्ति होते हैं जिनके नाम का प्रयोग किया जाता है। वो फर्म में पूंजी नहीं लगाते, लाभ हानि में हिस्सेदार भी नहीं होते, लेकिन केवल उनका नाम का प्रयोग किया जाता है, जिससे व्यवसाय अच्छा चलता है, लोगों को ये लगता है कि ये भी इसमें पार्टनर है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके नाम का प्रयोग फर्म करती है लेकिन वह इसमें पूंजी नहीं लगाता, फर्म के प्रबंध में सक्रिय रूप से भाग भी नहीं लेता, ना ही लाभ हानि में हिस्सेदार होता है, लेकिन अन्य साझेदारों के समान फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए तीसरे पक्ष के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी। समझिए क्यों? क्योंकि तीसरे पक्ष ने जो भी लेन देन किए वो उस व्यक्ति के नाम के कारण किए, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम उस फर्म के साथ जुड़ा हुआ था। उन्हें लगा कि ये भी पार्टनर है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, परिणाम स्वरूप उन्होंने लेन देन किए। तो ऐसे स्थिति में तीसरे पक्षकार के प्रति वो क्या होगा, उत्तरदायी। नेक्स्ट है विबंधन साझेदार। कोई व्यक्ति विबंधन साझेदार तब माना जाएगा जब वो अपनी पहल, आचरण या व्यवहार से दूसरों को यह आभास कराता है कि वो इस फर्म का क्या है, साझेदार। यानी आगे बढ़कर वो इस प्रकार के उस फर्म के लेन देनों में, सौदों में अपनी भूमिका निभाता है, ऐसा व्यवहार करता है कि सामने वाले को लगता है कि ये भी इस फर्म का क्या है, पार्टनर। तो ऐसा साझेदार कहलाता है विबंधन साझेदार। ऐसे साझेदार फर्म के ऋणों के लिए भुगतान करने के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी। क्यों? क्योंकि अन्य पक्षों की दृष्टि में वो क्या लगता है उनको, साझेदार। वो ना तो पूंजी लगाता है, ना प्रबंध में भाग लेता है, ना ही लाभ हानि में हिस्सेदार होता है, लेकिन चूंकि उसने ऐसा व्यवहार किया, लेन देनों में ऐसे आचरण किया कि लोगों को लगा ये साझेदार है, तो तीसरे पक्ष के प्रति वो क्या होता है, ऋण को चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है प्रतिनिधि साझेदार। यदि ये साझेदार अर्थात विबंधन साझेदार यदि बता देता है कि मैं इस फर्म में साझेदार नहीं हूँ, सामने वाले को बता देता है, तब तो वह इस ऋण के लिए भागीदार नहीं होगा, अदरवाइज वह देनदारी के लिए क्या होगा, उत्तरदायी। नेक्स्ट है प्रतिनिधि साझेदार। वह व्यक्ति जो जानबूझकर फर्म में अपने नाम का प्रयोग करने देता है या अपने आप को उस फर्म का क्या बताता है, प्रतिनिधि। तो ऐसा व्यक्ति भी तीसरे पक्षकार के प्रति ऋण का उत्तरदायी होगा। यदि वास्तव में वो साझेदार नहीं है तो इस उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहता है, तो उसको तुरंत बताना होगा कि मैं इस फर्म में साझेदार नहीं हूँ, तभी वह इस दायित्व से मुक्त हो पाएगा। नेक्स्ट है साझेदारी के प्रकार। अभी हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, अब हम पढ़ेंगे साझेदारी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी के प्रकारों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अवधि के आधार पर, नंबर 2 देयता के आधार पर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर साझेदारी व्यवसाय को दो भागों में बांटा गया है, ऐच्छिक साझेदारी और विशिष्ट साझेदारी। सबसे पहला हम पढ़ेंगे ऐच्छिक साझेदारी। इस प्रकार की साझेदारी की रचना साझेदारों की इच्छा से होती है और उस समय तक चलती है जब तक कि वो अलग होने का नोटिस नहीं दे देते। किसी भी साझेदार द्वारा जब अलग होने का नोटिस दे दिया जाता है तभी साझेदारी समाप्त होती है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है विशिष्ट साझेदारी। ऐसी साझेदारी जो किसी विशेष परियोजना जैसे भवन के निर्माण के लिए या कोई एक कार्य करने के लिए या एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है, तो ऐसी साझेदारी कहलाती है विशिष्ट साझेदारी। इस साझेदारी में जिस उद्देश्य के लिए इसकी रचना की गई है
उसका पूरा होने पर या जब भी अवधि समाप्त हो जाती है तब ये साझेदारी क्या हो जाती है, समाप्त। नेक्स्ट है सामान्य साझेदारी। देयता के आधार पर है सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी। ठीक है, सबसे पहला साझेदारी सामान्य अर्थात असीमित। सामान्य साझेदारी में साझेदारों का दायित्व होता है असीमित। ठीक है, संयुक्त भी होता है। साझेदारों को प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है। उनके कार्यों से अन्य साझेदार बंधे हुए होते हैं, फर्म भी बंधी होती है। ऐसी फर्म का पंजीयन होता है ऐच्छिक, यानी चाहे तो साझेदार अपनी फर्म का पंजीयन कराए, रजिस्ट्रेशन कराए, नहीं तो नहीं कराए। फर्म का अस्तित्व साझेदारों की मृत्यु, पागलपन या अवकाश ग्रहण करने पर प्रभावित होता है। अर्थात कोई भी साझेदार यदि मृत्यु हो जाती है, पागल हो जाता है, अवकाश ग्रहण करता है, तो ऐसी स्थिति में वह उस साझेदारी वह समाप्त हो जाएगी। सीमित साझेदारी। सीमित साझेदारी में कम से कम एक साझेदार का दायित्व तो होता है असीमित और शेष का होता है सीमित। ऐसी साझेदारी सीमित दायित्व वाले साझेदार की अगर मृत्यु हो जाती है, पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है तो समाप्त नहीं होती। और सीमित दायित्व वाले साझेदार प्रबंध में भाग भी नहीं ले सकते। केवल उनके कार्यों से न तो फर्म और न ही दूसरे साझेदार बंधे होते हैं। तो ऐसी साझेदारी का पंजीयन करवाना क्या होता है, अनिवार्य। अब हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख यानी साझेदारी उन लोगों का एक ऐच्छिक संगठन है जो समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्र होते हैं। साझेदारी बनाने के लिए कुछ शर्तें और साझेदारों से संबंधित सभी पहलू, इन सब के संबंध में एक एग्रीमेंट किया जाता है। और एग्रीमेंट करना आवश्यक होता है क्योंकि उसी में सारी चीज़ें स्पष्ट होती है, ताकि बाद में किसी प्रकार का वाद विवाद या गलतफहमी ना हो। ये साझेदारी समझौता लिखित भी हो सकता है तो मौखिक भी हो सकता है। लिखित होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अच्छा रहता है कि ऐसा समझौता लिखित हो ताकि किसी भी प्रकार की एक दूसरे को गलतफहमी ना हो। ठीक है, क्योंकि निर्धारित शर्तों का प्रमाण होता है और ऐसे स्थिति में कोई भी किसी बात से मुकर नहीं सकता। साझेदारी समझौता लिखित होता है और इसको शासित करने के लिए शर्त और परिस्थितियों का जिसमें उल्लेख किया जाता है, ऐसा समझौता साझेदारी संलेख कहलाता है। साझेदारी संलेख में जो बातें सम्मिलित है वो है, नंबर 1 फर्म का नाम, व्यवसाय की प्रकृति और स्थान यानी जहाँ पर वो स्थित है, व्यवसाय की अवधि, प्रत्येक साझेदार द्वारा किया गया निवेश, लाभानी का बंटवारा, साझेदारों के कर्तव्य और दायित्व, साझेदारों का वेतन और आहरण, साझेदारों के प्रवेश, अवकाश ग्रहण करने या हटाए जाने से संबंधित शर्तें, पूंजी और आहरण पर ब्याज, फर्म के समापन की प्रक्रिया, खातों को तैयार करना और उसका अंकेक्षण करना, विवादों के समाधान की पद्धति। ये सभी बातें किसमें लिखी होती है, साझेदारी संलेख में, तो स्पष्ट होती है, किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होता। अब है पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। साझेदारी फर्म के पंजीकरण का अर्थ क्या है, फर्म के पंजीयन अधिकारी के पास रहने वाले फर्मों के रजिस्टर में फर्म का नाम और संबंधित विवरण की प्रविष्टि करना। ये फर्म की उपस्थिति का पक्का प्रमाण है और फर्म का पंजीयन कराना आवश्यक नहीं बल्कि ऐच्छिक है। लेकिन जिस फर्म का पंजीयन नहीं होता वो बहुत सारे लाभों से क्या रह जाती है, वंचित। फर्म का पंजीयन न कराने के कुछ परिणाम होते हैं। नंबर 1, अपंजीकृत फर्म का साझेदार अपनी फर्म या अन्य साझेदारों के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं कर सकता। फर्म भी अन्य पक्षों के विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकती। फर्म के विरुद्ध मुकदमा नहीं, फर्म साझेदारों के विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकती। अतः कह सकते हैं कि फर्म का पंजीकरण चूंकि अनिवार्य तो नहीं है, फिर भी कराना उचित ही रहता है। और भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार किसी भी फर्म की साझेदारी फर्म को उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण करवा सकती है जिस राज्य में वह फर्म स्थित है। फर्म के पंजीयन किस प्रकार से होता है, इसकी प्रक्रिया है। नंबर 1, फर्मों के रजिस्ट्रार के पास निर्धारित प्रपत्र यानी एक फॉर्म होता है जिसमें आवेदन करना। इस आवेदन में कुछ विवरण दिया जाता है, क्या क्या, फर्म का नाम, वह स्थान जहाँ फर्म स्थित है और वह स्थान जहाँ फर्म अपना व्यवसाय करे। कई बार हेड ऑफिस अलग जगह होता है, ब्रांचेज अलग जगह होती है। प्रत्येक साझेदार के फर्म में प्रवेश की तिथि, साझेदारों के नाम और पते, साझेदारी की अवधि। सेकंड है, इस आवेदन पर सभी साझेदारों के क्या होंगे, हस्ताक्षर। इस फॉर्मेट पर सभी के हस्ताक्षर होंगे और फर्मों के रजिस्ट्रार के पास आवश्यक जो फीस है निर्धारित वो जमा करानी होगी।
जब स्वीकृति मिल जाती है तो स्वीकृति के बाद रजिस्ट्रार फर्मों के रजिस्टर में प्रविष्टि कर देगा, यानी फर्म का नाम दर्ज कर देगा। उसके बाद पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें साझेदारी से संबंधित समस्त जानकारी है और इसमें साझेदारी की परिभाषा भी दी गई है नीचे चैप्टर में, उसको भी आप ध्यान से पढ़िए। तब तक आप अगर इस वीडियो को देखकर आपको पसंद आती है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सहकारी संगठन के अंतर्गत। थैंक यू।